कहानी शुरू होती है चाइना के एक बहुत बड़े जेल से, जहां उस जेल के कुछ कैदी नहा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां क्रैब नाम का एक आदमी आता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं और वो आते ही एक एक करके हर कैदी को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टाइगर नाम का एक और कैदी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है और जिन्हें अभी तक क्रैब ने मारा था वो सब टाइगर के आदमी होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में दो गैंग हैं, एक टाइगर की गैंग और दूसरी क्रैब की गैंग, और इन दोनों गैंगों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो क्रैब यहाँ टाइगर से कहता है जो चीज मेरी है वो मैं लेकर ही रहूंगा, लेकिन टाइगर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। सबके सामने कहता है लड़ाई में जो जीतेगा वही चीज उसी की होगी। और तभी क्रैब के साथियों में से एक आदमी आगे आता है जिसका नाम होता है जैंग। वो वहाँ टाइगर से कहता है कि क्रैब की जगह वो उससे लड़ेगा। तो अब कुछ देर बाद ही दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पर गुस्सा होकर क्रैब और उसके साथी भी उसे मारना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों टीम के बीच फिर से लड़ाई भड़क उठती है। तभी हालात संभालने के लिए जेल का वार्डन वहां पहुंचता है। वो क्रैब और टाइगर दोनों को खूब डांटा है, क्योंकि आज पहली बार नहीं था जब वो दोनों लड़ रहे थे। ऐसा वो लगभग हर दिन करते रहते थे। इसी वजह से जेल के सारे ऑफिसर उनसे बहुत परेशान थे। अब वार्डन उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा ऐसे ही लड़ाई करेंगे तो दोनों की सजा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वार्डन ये सब कह रहा होता है, जैंग फिर से गुस्से में आकर टाइगर को मारना शुरू कर देता है। तभी एक ऑफिसर उसे रोकर जोर से मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी 3 महीने पहले की घटना पर चली जाती है, जहां चाइना के एक बहुत बड़े कसिनो में शहर के अलग अलग लोग जुआ खेल रहे होते हैं। वहीं कुछ स्क्रिप्ट राइटर भी मौजूद थे। उसी कसिनो में एक फिल्म का प्लानिंग प्रोड्यूसर आता है, जो एक नई मूवी के लिए बढ़िया स्क्रिप्ट की तलाश में था। वो वहां मौजूद स्क्रिप्ट राइटर्स से बात करने लगता है। उन स्क्रिप्ट राइटर्स में जैंग भी एक था, जो पहले जेल में क्रैब की जगह टाइगर से लड़ा था। उस समय जैंग एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर था। वहीं उस प्रोड्यूसर ने एक स्क्रिप्ट राइटर को समय पर काम न देने की वजह से डांट दिया, यहाँ तक कि गुस्से में आकर उसका हाथ तक तोड़ दिया, क्योंकि उसने उसे एक बहुत अहम स्क्रिप्ट लिखने को दी थी, जो वह समय पर पूरी नहीं कर पाया। कुछ समय पहले उसी प्रोड्यूसर ने जैंग को एक नई कहानी लिखने का काम दिया था। वो कहानी थी एक जेल से भागने की स्टोरी पर। इसलिए जैंग अलग अलग जेल एस्केप डॉक्यूमेंट्री और मूवीज देखकर अपने स्क्रिप्ट के लिए आइडिया इकट्ठा कर रहा था और उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रोड्यूसर वहां उससे पूछता है, तेरा ये स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में और कितने दिन लगेंगे? जैंग कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर चौना की ये बहुत क्रिटिकल स्टोरी है, मुझे 1 महीने और दे दो। ये सुनकर प्रोड्यूसर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अब सिर्फ 4 दिन दे रहा हूँ। अगर इन 4 दिनों में तुम स्टोरी पूरा नहीं कर पाएंगे तो मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दोगे जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। और मुझे पता है कि अगर मैं और गुस्सा हो जाऊं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। असल में जैंग ने उससे पैसे लिए हुए थे और उस पैसे के बदले उसे एक बहुत मुश्किल कहानी लिखने को दी गई थी, इसलिए उसे कहानी पूरी करने में इतना समय लग रहा था। पर अब अगर 4 दिन में वो काम खत्म नहीं कर पाया तो प्रोड्यूसर उसे सच में मार डालेगा, क्योंकि पहले भी उसने कई लोगों को मारा है और वह इतना पावरफुल है कि उसे सजा नहीं मिलती। जैंग अपने घर बैठकर बहुत चिंतित हो जाता है। वह अच्छी तरह जानता था कि 4 दिनों में ये स्क्रिप्ट पूरा करना नामुमकिन है। गुस्से में वह अपने सामान तोड़ फोड़ने लगता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है एक होम नर्सरी से, जिसमें लिखा था कि जैंग को उसके दादाजी की कुछ चीजें पार्सल की गई हैं। जब जैंग वह पार्सल रिसीव करके खोलता है तो वहाँ उसे एक दस्तावेज मिलता है। उसके पूर्वजों की जमीन जायदाद के बारे में डिटेल्स थे। साथ ही एक मैप भी था और एक चिट्ठी भी, जो उसके दादा ने सालों पहले लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि जिस घर में हमारी पीढ़ियां रहती थीं, उसी घर के बाथरूम के नीचे एक बहुत बड़ा गुप्त धरोहर है, जिसके बारे में हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। पर युद्ध के समय अंग्रेजों ने वो घर जब्त कर लिया था, इसलिए हो सकता है वह खजाना वहीं अब भी पड़ा हो। जैंग मैप देखकर समझ जाता है कि वह जगह वही है जहां चाइना का सबसे बड़ा जेल है। यानी फिल्म की शुरुआत में जो जेल दिखी थी वही है, और उस जेल का नाम है चिलोंग बेजल। असल में वो खजाना सैकड़ों साल पुराना था, इसलिए बाद में उनका घर तोड़कर उसी जगह जेल बना दी गई थी। पर अगर जैंग चाहे तो उस मैप की मदद से वो खजाना ढूंढ सकता है। अब ये सब जानकर जैंग के सामने एक बड़ी मौका आ जाता है। वह प्रोड्यूसर का सारा पैसा चुका सकेगा, और अगर वह खजाना पा भी ले तो वह मिलियनेयर बन जाएगा। फिर उसे कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। पर क्या जेल के अंदर से खजाना निकालना इतना आसान है? इसलिए जैंग शांत दिमाग से एक प्लान बनाता है, पर उससे पहले वह एक एक करके कई जेल रिलेटेड फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज देखता है, ताकि प्लान और भी पक्का कर सके। फिर वह एक पुलिस ऑफिसर पर एक लैपटॉप फेंक देता है, यहाँ तक कि वो जानबूझकर उस पुलिस वाले के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है, ताकि वही उसे उस जेल में भेज दे। जैंग जेल में पहुंचने की भरपूर कोशिश करता है और आखिरकार उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाता है। पर जिस सेल में उसे रखा जाता है वहाँ और भी कई कैदी होते हैं। वे सब किसी को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने जगह से तरह तरह के हथियार निकालता है। ये देखकर जैंग बहुत डर जाता है और सोचता है कि वो बस यहाँ फंस गया है। वहीं ये सभी कैदी सीधे क्रैब के पास जाते हैं। क्रैब बार बार उन्हें रोकता है और कहता है कि आज कोई झगड़ा मत करो, लेकिन वे उसकी नहीं सुनते। अचानक वे टेबल पर तरह तरह के खाने पीने की चीजें रखने लगते हैं और क्रैब को
हैप्पी बर्थडे कहते हैं। असल में आज क्रैब का जन्मदिन था और वहाँ मौजूद सभी लोग क्रैब के अपने ही लोग थे। पूरा माहौल जश्न सा था। यह देखकर जैंग थोड़ा शांत होता है। कुछ देर बाद क्रैब खुद जैंग के पास आता है। क्रैब उसे अपने जन्मदिन के मौके पर केक देता है और उससे नाम पूछता है। जैंग कहता है, मेरा नाम जैंग है और आज मेरा भी जन्मदिन है। क्रैब बताता है कि पहले एक जैंग नाम का शख्स उसे बचा गया था, पर वो शख्स अपनी जान दे बैठा। अब चूंकि तेरा नाम भी जैंग है, इसलिए आज से तुम मेरा छोटा भाई हो। केक खा लो। पर जैंग केक बिल्कुल नहीं खाना चाहता। वह पेट दर्द का नाटक करता है तो क्रैब उसे कुछ सिगरेट देकर वहां से चले जाता है। जैंग वास्तव में पहली बार जेल आया था तो वह पहले यहाँ के हालात समझना चाहता था, यहाँ क्या चल रहा है, कौन कहाँ रहता है वगैरह। इसलिए वह शुरू से ही सतर्क रह रहा था। फिर जैंग अपनी सेल से बाहर निकलता है और भीतर भीतर उस गुप्त धन की जगह खोजने लगता है। मैप देखकर उसे समझ आ गया था कि खजाना एक पानी के कुएं और एक पेड़ के बीच ही कहीं होगा। तो वह सबसे पहले उसी कुएं की तलाश करने लगता है। उससे पहले वह यहाँ के एक कैदी से मिलता है ताकि इस प्रिजन के बारे में सब कुछ जान सके। वह कैदी उससे बताता है कि हमारे इस जेल में दो ग्रुप हैं, एक क्रैब का ग्रुप और दूसरा टाइगर का ग्रुप। कैदी कहता है कि क्रैब का ग्रुप अच्छा है क्योंकि क्रैब हमेशा सच और न्याय के रास्ते पर रहता है। वे और उनका पूरा टीम जेल में नियम कायदे से चलता है। वहीं टाइगर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसने बड़े बड़े अपराध किए हैं और उसकी टीम हमेशा जेल में प्रॉब्लम फैला देती है। इसलिए मेरा तुम्हें सलाह है कि तुम हमेशा क्रैब के ग्रुप के साथ रहो। वे तुम्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। यह कहकर वह कैदी वहां से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद जैंग देखता है कि जेल के दूर वाले एक बिल्डिंग के पास ही एक पेड़ खड़ा है। क्या यही वो पेड़ है जिसके बीच में खजाना छुपा हुआ होना चाहिए? जैंग वहां खड़ा होकर मैप की बातें याद करने लगता है और अपने मन में मैप पर दिखाए हुए स्थानों की छवियां बनाने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त टाइगर और उसके लोग आ पहुंचते हैं और बिना कुछ बोले उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर उसे एक अलग कमरे में ले जाकर टाइगर का एक आदमी उससे कहता है, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है पता है? क्योंकि तुम नए आए हो। नए लोग हमारे गैंग के बारे में कुछ नहीं जानते। हम नए लोगों को इसी तरह सब कुछ सिखाते हैं। हमारे टीम लीडर टाइगर है। अब से तुम्हें हर महीने लीडर को सिगरेट और पैसा देना होगा और रोज जो खाना तुम्हें दिया जाता है उससे भी उसका हिस्सा देना होगा, क्योंकि यही इस प्रिजन का नियम है। आशा है तुम इन सब शर्तों को मान लोगे, और अगर तुम इन शर्तों को नहीं मानोगे तो इस जेल में तुम्हारे लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हालात होंगे, क्योंकि आज तक जो भी कैदी टाइगर के नियमों के खिलाफ गए उन सबको लगातार टॉर्चर किया गया है। इसलिए जैंग को अब उनकी टीम में शामिल होना ही होगा और जो कुछ भी टाइगर कहेगा जैंग को वही मानना होगा। ये सुनकर जैंग डर जाता है और आखिरकार वह राजी हो जाता है। यहीं जैंग के जैसे और 3 नए कैदी भी थे जो अभी अभी आए थे। उन्हें भी अब टाइगर की टीम में जोड़ना था और इसके लिए उनका एक घिनौना नियम था। वह चारों का एक ही मग चाय में खून लेकर उन्हें पिलाते थे। टाइगर उसमें बहुत ही घटिया चीजें मिला देता था और चारों को यह चाय पिलाने पर मजबूर किया जाता था, क्योंकि ऐसा करने से यही साबित माना जाता था कि वे चारों दिल से टाइगर की टीम में शामिल हो गए हैं। लेकिन जैंग बिल्कुल भी उस चाय को पीना नहीं चाहता था। वो डर के मारे जैसे ही उस चाय को पीने वाला था तभी क्रैब आकर वह चाय फेंक देता है और टाइगर से कहता है, जैंग मेरा छोटा भाई है और वो मेरी गैंग का मेंबर है, इसलिए तुम मेरे किसी आदमी पर जोर नहीं चला सकते। इसी बात पर टाइगर और क्रैब के बीच झगड़ा होने ही वाला था कि उसी समय एक पुलिस ऑफिसर आ पहुंचता है तो टाइगर आगे कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। फिर टाइगर क्रैब से कहता है कि जैंग को बचाकर उसने बड़ा गलती की है और उसकी सजा जैंग को भुगतनी होगी। कहकर वह वहां से चला जाता है। बाद में जैंग क्रैब का धन्यवाद करता है। क्रैब जवाब देता है कि अब जब तू मेरी टीम का हिस्सा है मैं तुझे हमेशा बचाऊंगा। फिर जब क्रैब वहां से चला जाता है तो जैंग बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसे लगता है कि क्रैब ने उसे बचाकर सच में गलती की, क्योंकि अब वह टाइगर की नजर में आ गया है और जरूर टाइगर अब उसे किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाएगा। और ठीक वही होता है जैसा जैंग ने सोचा था। टाइगर और उसके आदमी जैंग को हर दिन परेशान करने लगते हैं। जब भी जैंग खाना खाने बैठता वे उसके खाने में तरह तरह के कीड़े मकोड़े मिला देते, यहाँ तक कि मौका मिलते ही सब मिलकर उसकी पिटाई भी कर देते। लेकिन हर बार किसी न किसी तरह क्रैब आकर जैंग को बचा लेता। पर जब टाइगर और उसकी टीम हद पार कर देती है तब क्रैब गुस्से में उन पर टूट पड़ता है। इससे क्रैब और टाइगर की टीमों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यह सब अब जैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह तो यहाँ सिर्फ खजाना ढूंढने आया था, मगर अब तो वह 2 गैंगों की दुश्मनी के बीच फंस चुका है। हालांकि कुछ ही दिनों में जैंग को यहाँ से निकल जाना था, क्योंकि अब उसकी सजा का समय लगभग खत्म होने वाला था। जैंग ने जो अपराध किया था वो बहुत छोटा था, इसलिए उसे थोड़े दिनों की ही सजा मिली थी। लेकिन अब जैंग बहुत परेशान था, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी वह अब तक कुछ हासिल नहीं कर पाया था। उसी समय एक जेल ऑफिसर उसके पास आता है और उसे काम पर लगने के लिए कहता है। तभी जैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तय करता है कि अब से वह जेल की सफाई का काम करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे जेल के हर हिस्से में जाने का मौका मिलेगा। फिर जैंग
सफाई करते हुए जेल की लाइब्रेरी में पहुंचता है। वहां उसे जेल से जुड़ी एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें सैकड़ों साल पुराने उस कुएं के बारे में लिखा होता है। हालांकि किताब में उस कुएं की सही लोकेशन नहीं दी गई थी, लेकिन जैंग जानता था कि जेल के कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम में उसका ब्लूप्रिंट मौजूद है जिससे वह उस कुएं की असली जगह पता कर सकता है। मगर उस रूम में कोई भी कैदी जा नहीं सकता था। इसलिए जैंग अब यह प्लान बनाने लगता है कि वह आखिर कैसे उस रूम के अंदर पहुंचे। थोड़ी ही देर बाद टाइगर जैंग के सामने आता है, पर कुछ घंटे बाद हम क्रैब को देखते हैं। वो जेल के हर कोने में जैंग को ढूंढ रहा था, पर कहीं भी नहीं मिल रहा। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है और टाइगर के पास जाकर जैंग के बारे में पूछता है। टाइगर क्रैब से कहता है कि अगर तू ज्यादा दबाव डालेगा तो वो जैंग को मार देगा, पर एक शर्त पर वो जैंग के बारे में बताएगा क्रैब को वो गंदी चाय पीनी होगी। अगर क्रैब वह चाय अभी पी लेता है तो वो बताएगा, वरना जैंग को वो पूरी तरह गायब कर देगा। जैंग को बचाने के लिए क्रैब के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूरन वह चाय पी लेता है। इसके बाद टाइगर कहता है कि जैंग को डस्टबिन से निकाल कर लाओ, पर जाने से पहले क्रैब टाइगर को चेतावनी देता है कि अगर वहां जैंग नहीं मिला तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर जब वे डस्टबिन के पास जाते हैं तो वे पाते हैं कि टाइगर के लोग जैंग को वहीं बांधकर छोड़ चुके हैं। फिर क्रैब और उसके साथी जैंग को वहां से बचा लेते हैं। उस दिन जब जैंग टॉयलेट में बैठा था तो उसने कुछ कैदियों से सुना कि बहुत जल्द जेल में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। यह सुनकर जैंग सोचने लगता है कि इस मौके का फायदा उठाना होगा। जब जेल में सभी लड़ाई में व्यस्त होंगे तब जैंग इस अवसर का इस्तेमाल करके किसी तरह कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम तक पहुंच जाएगा। उस दिन दोपहर में दो गैंगों के बीच लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई इतनी हिंसक हो जाती है कि सारे गार्ड वहां दौड़कर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक गार्ड के पास कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम की चाबी होती है जिसे जैंग दूर से देख लेता है। जब सभी लड़ाई रोकने में व्यस्त होते हैं तब जैंग वह मौका लेकर चाबी लेकर भागता है और उस रूम की ओर दौड़ता है। और जब जैंग उस रूम के पास पहुंचता है और लॉक खोलने वाला होता है तभी टाइगर आकर उसे मारना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय जैंग को बचाने के लिए क्रैब वहां पहुंच जाता है। जब टाइगर जैंग को लात मारने वाला होता है, क्रैब उसे धक्का देकर जैंग को सुरक्षित कर देता है। इस धक्का मुक्की में जैंग के हाथ से चाबी कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम के अंदर चली जाती है। इससे जैंग की प्लान पूरी तरह फेल हो जाती है। तभी पुलिस आकर उनकी लड़ाई रोक देती है और तीनों को अलग अलग सेल में भेज देती है। लेकिन जैंग और क्रैब की सेल बिल्कुल पास पास थी। क्रैब जैंग से कहता है, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी शायद तुम्हें काफी चोटें लगी हैं, पर चिंता मत करो, अगली बार से मैं पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान रखूंगा। पर जैंग को लगता था कि क्रैब की वजह से उसका आज का प्लान बर्बाद हो गया। वो क्रैब को खूब डांटता है, कहता है, अगर मैं तुम्हारी टीम में नहीं जुड़ता तो टाइगर मेरे पीछे इस तरह नहीं पड़ता, बल्कि अगर मैं टाइगर की टीम में जुड़ गया होता तो यहाँ आराम से रह सकता था। तुम्हें किसने कहा था हर बार मेरी मदद करने को? तुम्हारी वजह से आज मैंने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया। जैंग लगातार ऐसे ही शब्द क्रैब पर उगलता रहता है, पर क्रैब कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप बैठा रहता है और उदास रहता है। कुछ देर बाद वहाँ ली नाम का एक कैदी आता है। वह क्रैब को खाने को देता है, पर क्रैब उसका खाना लौटा देता है। फिर ली जैंग के पास जाकर उसे खाना देता है और कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम क्रैब की टीम में शामिल हो गए, क्योंकि क्रैब हमेशा अपनी टीम के हर मेंबर का ख्याल रखता है। वह एक लीडर जैसा है, सबको बचाने के लिए आगे आता है। और सबसे बड़ी बात, क्रैब दिल से बहुत अच्छा इंसान है। हालांकि अक्सर वह शांत रहता है, पर क्या तुम जानते हो, वह पहले बहुत पावरफुल गैंगस्टर था। एक बार कुछ बुरे लोग क्रैब पर हमला करते हैं, तब उसका छोटा भाई जैंग उसे बचाने आता है और उन बदमाशों ने उसका छोटा भाई को मार दिया। क्रैब अपने भाई को बहुत प्यार करता था, इसलिए जब उन्हीं अपराधियों को जेल में लाया जा रहा था तो क्रैब वहां जाकर सबके सामने उन दो लोगों को मार देता है। उसी वजह से वह अब इस जेल में है। और चूंकि तुम्हारे नाम में उसके भाई के नाम जैसा मेल है, शायद इसलिए वह तुम्हें थोड़ा ज्यादा भाई मानता है। उसके घर पर एक वाइफ और एक बेटी भी है। ये सब बताकर ली वहां से चला जाता है। ये सुनकर जैंग अपनी गलती समझ जाता है। कुछ दिन बाद जब दोनों की सजा खत्म होने वाली होती है तो उन्हें उस सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। जैंग सीधे क्रैब के पास जाकर उसे एक सिगरेट देता है और माफी मांगता है। क्रैब अब उससे नाराज भी नहीं रहता। उसके बाद जैंग क्रैब को सब कुछ बता देता है कि वह यहाँ क्यों आया था, मगर वह क्रैब को किसी खजाने के बारे में नहीं बताता, बल्कि कहता है कि यहाँ किसी जगह पर उसके वंश का आखिरी निशान पड़ा है, एक बॉक्स। वह अपने फैमिली स्मृति के लिए वही बॉक्स निकालना चाहता है। ये सुनकर क्रैब भी उसकी मदद करना चाहता है। क्रैब कहता है कि 7 दिनों में टाइगर भी सेल से बाहर आ जाएगा, इसीलिए हमें उन 7 दिनों के अंदर वह बॉक्स ढूंढकर निकालना होगा, वरना टाइगर हमारी राह में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। अब दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनके प्लान के अनुसार सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंशियल रूम से ब्लूप्रिंट हासिल करना है। इसके लिए उन्हें उसी रूम में जाना होगा जिस गार्ड के पास सभी चीजों की चाबी होती है। क्रैब उसी के पास जाता है और मौका पाकर वह गार्ड के गले में लकड़ी का पाउडर डाल देता है। असल में क्रैब पहले से जानता था कि इस गार्ड को लकड़ी के पाउडर से एलर्जी है, इसलिए उसने यह किया। एलर्जी के कारण गार्ड वहीं बीमार पड़ जाता है और क्रैब और उसके साथी उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं। उसकी ट्रीटमेंट के लिए जैसे ही गार्ड अपनी कपड़े बिस्तर पर रखता है, जैंग चाबी चुरा लेता है और गार्ड की कपड़े पहनकर उसका भेष धारण कर लेता है। लेकिन वहां दरवाजे के सामने एक और गार्ड था, इसलिए क्रैब उस गार्ड से बात करने में व्यस्त हो
जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जैंग किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है। फिर वह सीधे कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम में चला जाता है और वहां वह ब्लूप्रिंट ढूंढ लेता है जिसमें जेल के मरम्मत होने से पहले की कुआं दिखाई गई थी। इस मैप को देखकर जैंग कुएं की प्लान समझ जाता है। वह समझता है कि वह कुआं असल में जेल के प्लेग्राउंड के नीचे है और उसी कुएं के स्थान में खजाना छिपा हुआ है। लेकिन जिस खेल के प्लेग्राउंड के नीचे वह कुआं है उसे खोदना लगभग इम्पॉसिबल काम था, क्योंकि वहां हमेशा कैदी रहते हैं। अब जैंग वहां से बाहर आकर क्रैब से कहता है कि मैप के जरिए उसने सब कुछ जांच लिया है। मैप में एक बेसमेंट तक जाने वाली राह भी दिखाई दे रही थी। शायद उसी बेसमेंट के रास्ते से वो प्लेग्राउंड के नीचे पहुंचा जा सके। क्रैब और जैंग दोनों मिलकर किसी तरह उस बेसमेंट के पास पहुंचते हैं। वहां एक ताला लगा हुआ था, पर कुछ ही देर में वे उस ताले को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर दोनों सीधे बेसमेंट के नीचे उतरकर काफी दूर तक चल देते हैं। जब वे प्लेग्राउंड के नीचे वाले हिस्से तक जाने की कोशिश करते हैं तो सामने एक बहुत ही मोटी और बड़ी दीवार दिखती है जो काफी मजबूत भी थी। प्लेग्राउंड के नीचे पहुंचने के लिए उन्हें वाकई में उस दीवार को तोड़ना होगा। हालांकि उस बेसमेंट में आमतौर पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे, पर अगर वे उस दीवार को तोड़ने लगेंगे तो बहुत ज्यादा शोर होगा जिससे शायद सबको सब पता चल जाएगा। इसलिए दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे ड्रिल मशीन और हथौड़े की मदद से दीवार को धीरे धीरे तोड़ेंगे और वे ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे शोर बहुत कम हो। फिर वे दोनों लॉन्ड्री रूम की तरफ चल देते हैं, पर उनके पास ड्रिल मशीन तो नहीं थी। कुछ सोचने के बाद क्रैब की नजर एक खराब वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। क्रैब उस वॉशिंग मशीन का मोटर निकाल देता है। फिर वे उस मोटर पर एक लोहे की चीज लगाकर उसे ड्रिल जैसी मशीन बना देते हैं। इसके बाद वे उस मशीन को एक बाल्टी के अंदर रख देते हैं और कुछ कपड़े उसमें लपेट देते हैं। इससे शोर काफी कम हो जाएगा और इस तरीका को वे इंसुलेशन कहते हैं। लेकिन फिर भी जैंग को बहुत शक था, क्योंकि इतनी बड़ी दीवार को तोड़ने में शोर तो आएगा ही। तभी क्रैब एक और प्लान बनाता है। वह अपने सभी साथियों से कहता है कि जब वे दीवार तोड़ेंगे तो सभी एक साथ कपड़े धोएंगे। इससे वॉशिंग मशीन की आवाज में दीवार टूटने की आवाज दब जाएगी। अब वे अपने प्लान के अनुसार काम शुरू करते हैं। जैंग वहां एक निशान बनाता है और उस निशान के अनुसार दीवार का थोड़ा हिस्सा तोड़ता है। फिर वह क्रैब को बताता है कि अगर इस जगह पर बल लगाएं तो दीवार का बड़ा हिस्सा आसानी से टूट जाएगा। जब वे उसी जगह पर बल लगाते हैं, सचमुच दीवार का बड़ा हिस्सा बहुत आसानी से टूट जाता है। क्रैब हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जैंग एक स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन वह यह नहीं सोच सकता था कि जैंग आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिजाइन में भी इतना जानता है। लेकिन जैंग तब क्रैब को बताता है कि यह आइडिया उसने एक प्रिजन ब्रेक सीरीज देखकर सीखा है। अब दीवार टूटकर वहां एक रास्ता बन जाता है। इसी बीच जब क्रैब के लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे होते हैं, तभी एक गार्ड वहां आ जाता है। इसे देखकर क्रैब के एक साथी ने पास की रस्सी खींच दी, जिससे उनके बनाए हुए टिन बॉक्स में आवाज होती है। क्रैब समझ जाता है कि शायद गार्ड आ गया है। क्रैब जैंग से कहता है कि वह अंदर जाकर वह बॉक्स लेकर आए और खुद गार्ड को संभालने चला जाता है। जैंग जब अंदर जाता है, वहां पूरी तरह अंधेरा होता है। वह एक दीपक जला देता है और बॉक्स भी देख लेता है, लेकिन असल में वह बॉक्स खोजने नहीं आया था, वह तो खजाना ढूंढने आया था। उस चिट्ठी में उसके दादा ने लिखा था कि वह खजाना गोल्ड बार्स हैं। इसलिए जैंग वहां हर जगह गुप्त धन की तलाश करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जैंग कहीं भी कुछ नहीं ढूंढ पाता। इस बीच जैंग देर तक वापस नहीं आता, जिससे क्रैब थोड़ी चिंता में पड़ जाता है। इसलिए वह खुद बेसमेंट में चला जाता है। वहां वह देखता है कि जैंग उस बॉक्स के सामने बैठा है। बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्रैब जैंग से कहता है कि एक बॉक्स लेने में इतना समय क्यों लग गया। तभी क्रैब बॉक्स पर एक टोकन देखता है। वह उसे खोल देता है और जैंग को उसे ले जाने को कहता है। जैसे ही टोकन खुलता है, वहां एक छोटा दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर उन्हें कई सोने की छड़ें दिखाई देती हैं। यह देखकर क्रैब और जैंग दोनों हैरान रह जाते हैं। जैंग को तो पहले से पता था कि वहां सोना है, लेकिन क्रैब को यह नहीं पता था, इसलिए वह और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। सोने के पास उन्हें एक चिट्ठी भी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि यह सोना जैंग के फैमिली का है। और आखिर में जिसे भी ये सोने की छड़ें मिलेंगी, उसे ये जानना जरूरी था कि ये सोना उसके परिवार को जनरल काई ने दिया था, ताकि ये सोने जापानी सोल्जर के हाथ में न गिरे। जैंग का फैमिली इस सोने की बहुत ईमानदारी से रखवाली करता रहा। उनकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर बाद में ये सोने उन्हें इनाम के तौर पर दे दिए गए थे। इसलिए जो भी ये सोने पाए, उसे चाहिए कि इनका इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करे। अब क्रैब जैंग से कहता है, तुम्हारा फैमिली बहुत ईमानदार और नेक था, उन्होंने ये सोना बचा कर रखा, तुम्हें अपने परिवार पर गर्व होना चाहिए। लेकिन जैंग उस वक्त कुछ भी सुन नहीं रहा था, वह बस सोने की छड़ों को घूर रहा था। तब क्रैब उसे बताता है, तुम यहाँ अपने दादा की यादें वापस पाने आए हो और इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है, अपनी जिंदगी तक जोखिम पर रखी है, इसलिए मैं इन सोनों में कोई हिस्सा रखना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इनका इस्तेमाल किसी नेक काम के लिए करो। असल में क्रैब तो नहीं जानता था कि जैंग यहाँ सोना खोजने आया है। वो समझता था कि जैंग ने अपने दादाजी से मोहब्बत के कारण इतना रिस्क उठाया, इसलिए वह पूरी तरह से उसकी मदद करना चाहता था। जैंग जब सोने की छड़ें कपड़े में लपेट रहा था, तब क्रैब उसे कहता है कि उन्हें एक बाल्टी में एसिड में डाल दे, क्योंकि एसिड से सोने को कोई नुकसान नहीं होता और लोग उस बाल्टी को छूने से भी कतराएंगे। लेकिन अब सवाल यह था कि इन सोने को कैसे बाहर निकाला जाए। अगर जैंग यहाँ से निकल भी गया तो जेल से बाहर जाते वक्त उसकी तलाशी होगी, तो वह सीधे सीधे ये सोना साथ लेकर नहीं जा सकता।
सकेगा। तभी क्रैब को वहां रखी एक ट्रॉली दिखाई देती है और एक आइडिया दिमाग में आता है। वे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हफ्ते में 3 दिन उसी ट्रॉली के जरिए जेल के कपड़े लॉन्ड्री के पास भेजे जाते हैं। तो यही उनकी मौका था उन ट्रॉलियों के जरिए सोने को जेल से बाहर ले जाना। उन ट्रॉलियों के साइड के नीचे एक जगह थी, एक ऐसा खाली हिस्सा जहां वो सोने की छड़ें बहुत सलीके से फिट हो जाती। अगर वे वहां छड़ें रख देंगे तो कोई भी उसे महसूस भी नहीं करेगा। इसलिए जैंग और क्रैब मिलकर प्लान बनाते हैं कि जिस दिन जैंग को जेल से रिहा किया जाएगा उसी दिन वे सोना ट्रॉली में भेज देंगे। जैंग की रिहाई शनिवार को थी, लेकिन कपड़े लॉन्ड्री को रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को भेजे जाते थे। इसलिए वे फैसला करते हैं कि वो शुक्रवार को ही सोना बाहर भेज देंगे और जैसे ही शनिवार को जैंग रिहा होगा वह किसी तरह लॉन्ड्री वाले दुकान पर जाकर उन सोने को उठा लेगा। ये सब प्लान करके दोनों बहुत खुश होकर जश्न मनाते हैं। कुछ ही दिनों में टाइगर भी रिहा हो जाता है, पर रिहाई के बाद टाइगर बदले की आग में जल उठा है। वह क्रैब के एक करीबी दोस्त की हाथ को बुरी तरह तोड़ देता है। उस चोट से बहुत खून बहता है और उसकी हालत नाजुक हो जाती है। क्रैब इस पर बेहद नाराज हो जाता है और ठान लेता है कि आज ही वह टाइगर को खत्म कर देगा। इधर टाइगर जैंग को पकड़कर मार रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त क्रैब आ जाता है और टाइगर पर बेवजह जोरदार हमला कर देता है। वह टाइगर को एक तार से लपेटकर पीट रहा होता है। फिर जब क्रैब टाइगर को जोर से धक्का देता है उस वक्त वो एसिड वाली बाल्टी गिर जाती है और सारी सोने की छड़ें बाहर फैल जाती हैं। ये देखकर टाइगर समझ जाता है कि शायद क्रैब और जैंग किसी बड़े प्लान में लगे थे और इसी वजह से वे इतने दिन कुछ कर रहे थे। अब टाइगर भी उन सोने का हिस्सा मांगता है और कहता है कि अगर तुम लोग मुझे हिस्सा नहीं दोगे तो मैं पुलिस को सब बता देगा। ये सुनकर क्रैब बेहद गुस्से में आकर फिर से उसे मारने लगता है। वो इस बार टाइगर को ही खत्म कर देना चाहता है। ठीक उसी समय जैंग आकर उसे रोकता है और कहता है कि टाइगर को किसी हालात में मारा नहीं जा सकता, वरना हालात और बिगड़ेंगे और हमारा प्लान के अनुसार ये सोना बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन क्रैब के लिए सोने से भी बड़ा था उसका दोस्त का जीवन, इसलिए वह किसी भी हाल में टाइगर को छोड़ने को तैयार नहीं था। इस पर जैंग क्रैब को जोर से धक्का देता है जिससे क्रैब का सिर फट जाता है और वहां से खून बहने लगता है। क्रैब बहुत दर्द में होता है और सोचता है कि जैंग सोने के अलावा कुछ भी नहीं समझ रहा, वह सिर्फ अपनी स्वार्थ देख रहा है। फिर टाइगर क्रैब और जैंग के साथ डील करना चाहता है। जैंग इसके लिए तैयार था, लेकिन क्रैब किसी भी तरह डील में नहीं जाता क्योंकि उसके जैसे आदमी के साथ हाथ मिलाने से बेहतर है अकेले रहना। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक क्रैब और जैंग सोने को सेफली निकाल चुके थे, इसलिए पुलिस कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर जब जैंग टाइगर के साथ डील करने के फैसले पर पहुंचता है तो क्रैब गुस्से में वहां से निकल जाता है। वह सीधे जेल के हॉस्पिटल रूम में चला जाता है जहां उसके दोस्त का इलाज चल रहा होता है और उदास होकर वहीं खड़ा रह जाता है। ठीक उसी समय जैंग वहां आकर उससे माफी मांगता है और कहता, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं टाइगर के साथ हाथ नहीं मिलाता तो हमारा पूरा प्लान नाकाम हो जाता। तुम्हारे दोस्त के लिए इतना ज्यादा परेशान मत हो। जब मैं बाहर निकलकर वो सोना हाथ में ले लूंगा तो उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हारे उस दोस्त को दे दूंगा, उससे उसे बहुत मदद मिलेगी। लेकिन क्रैब जवाब देता है, दरअसल तुम पैसों के लिए अंधे हो गए हो। क्या तुमने उसके हाथ की हालत कभी देखी है? अगर उसके हाथ ही कटने पड़ेंगे तो क्या तुम उसे वापस ला पाओगे? हर चीज पैसे से नहीं हो जाती जैंग। मैंने तुम्हें अब तक अपने छोटे भाई के जैसा माना था, इसलिए मैं मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं अपने छोटे भाई जैंग को देखता था। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरा छोटा भाई जैंग बड़ा दिल वाला था और तुम वैसा नहीं हो, इसलिए आज से तुम मेरे लिए कोई नहीं। इतना कहकर क्रैब जैंग को वहां से भगा देता है। कुछ ही समय बाद क्रैब के पास उसके फैमिली से एक फोन आता है। फोन पर बातचीत में वह जानता है कि उसकी बेटी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वह अब आईसीयू में है। उसकी हालत अच्छी नहीं है और वह क्रैब को देखना चाहती है। ये सुनकर क्रैब बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, लेकिन वह अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि जेल में उसने इतनी मारपीट की है कि उसके खिलाफ कई रिपोर्टें हैं और कोई ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब वह जेल से भागने का प्लान बनाता है। अगले दिन सुबह टाइगर जैंग के पास आता है और उससे उन सोनों के बारे में उसकी प्लान पूछता है। जैंग बताता है कि शुक्रवार को वह किसी तरह सोने को बाहर भेज देगा और शनिवार को जब उसे रिहाई मिलेगी तो वह जाकर उन सोनों को उठा लेगा। लेकिन टाइगर की सजा अभी भी कुछ साल और बाकी थी, इसलिए वह भी भागना चाहता था। तब टाइगर जैंग से कहता है कि कोई भागने की प्लान बनाओ, पर जैंग कहता है कि उसके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। यह सुनकर टाइगर गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है। ठीक उसी वक्त क्रैब पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं यहाँ से भागने की प्लान बनवाने में तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारी टीम में जुड़ने देना। पर टाइगर क्रैब को अपनी टीम में शामिल करना नहीं चाहता। वह जैंग से कहता है कि क्रैब को हमारी टीम में बिल्कुल नहीं लाया जा सकता, नहीं तो हमारी हिस्सेदारी और बंट जाएगी। परंतु क्रैब वहां कहता है, तुम लोग अपना हिस्सा अपने पास रखो, मुझे उस सोने का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सुनकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। कुछ समय बाद जैंग देखता है कि क्रैब एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसका मन बहुत उदास है। जैंग समझ जाता है कि क्रैब के साथ कुछ हुआ है, नहीं तो वह
कभी भी टाइगर की टीम में शामिल नहीं होता। तब जैंग क्रैब से उसके उदास होने का कारण पूछता है। क्रैब कहता है, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी टीम में इसीलिए शामिल हुआ हूँ ताकि यहाँ से भागा जा सके। अगर इस मामले में किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन जैंग बार बार उससे माफी मांगता है और कई बार पूछने के बाद क्रैब आखिरकार उसे सब कुछ खोलकर बताता है। क्रैब उसे बताता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है और हालत बहुत गंभीर है, इसलिए उसे किसी भी सूरत में जेल से भागना होगा। ये सुनकर जैंग भी बहुत परेशान हो जाता है और क्रैब की मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों मिलकर उन सोने की छड़ियों को लेकर जेल से भागने की प्लान बनाते हैं और पहले वाला प्लान बंद कर देते हैं। क्रैब कहता है कि 3 हफ्ते बाद यहाँ एक बहुत बड़ा त्योहार होगा। ये हर साल मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन इस जेल बनाया गया था। उस दिन इतना बड़ा कार्यक्रम होता है कि सारे कैदी और ऑफिसर दोनों ही उसी समारोह में व्यस्त रहते हैं और यही हमारा सबसे बढ़िया मौका होगा, इसलिए किसी भी हालत में जैंग की सजा बढ़वाना पड़ेगा। फिर वे अपना नया प्लान बनाते ही हैं और 2 गैंगों के बीच फिर से झगड़ा भड़काते हैं, वही लड़ाई जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। तो यहाँ जैंग फिर से सबके साथ बहुत जबरदस्त लड़ाई करता, जिसकी सजा के तौर पर उसकी सजा बढ़ा दी जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर ये तीनों मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। जैंग बताता है कि जेल में आने से पहले उसने यहाँ के सारे हिस्से अच्छे से भांपा था और उसे यहाँ से भागने के लगभग 4 रास्ते मालूम है। सबसे ज्यादा सुरक्षित रास्ता एक सुरंग है जो जेल के भीतर से जाती है। वह सुरंग सीधे एक बहुत बड़े समुद्र के पास निकलती है, पर समुद्र इतना विशाल और खतरनाक है कि अगर कोई बीच में गिर गया तो बचने की संभावना लगभग नहीं रहती। टाइगर कहता है कि वह अपने एक आदमी को वहाँ बोट रखवा देगा, फिर वे सोने की छड़ें लेकर उसी बोट से वहाँ से भाग निकलेंगे। लेकिन उस सुरंग के सामने एक दरवाजा है जिस पर ताला लगा हुआ है और उसमें घुसने के लिए चाबी चाहिए, इसलिए टाइगर अपने 2 लोगों के बीच लड़वाकर चाबी दिलवाने का इंतजाम करवा देता है। फिर जब एक गार्ड उन्हें रोकने आया तो उसी मौके पर टाइगर साबुन में चाबी का नक्काशी ले लेता है। उस छाप की मदद से जैंग एक डुप्लीकेट चाबी बना देता है। समुद्र तक जाने के लिए उन्हें बहुत सारी रस्सियां चाहिए थी, तो वे टुकड़े टुकड़े कपड़ों को जोड़कर लंबी लंबी रस्सियां बना लेते हैं और सोना बाहर ले जाने के लिए वे 3 जैकेट और एक बैग भी बना लेते हैं। फिर जल्दी ही त्योहार का दिन आ जाता है। टाइगर और उसके लोग कार्यक्रम के लिए गुब्बारे सजा रहे होते हैं, पर पहले से ही उनका एक प्लान तैयार था। जेल के कामों के लिए वहाँ बहुत सारा प्रोपेन गैस रखा रहता है, तो टाइगर गुब्बारे फुलाते वक्त उन गैसों को गुब्बारों में भर देता है। इधर जैंग कुछ चीजों से एक सिंपल डिवाइस बनाता है। वह एक टूथपेस्ट की ट्यूब को खाली करके उसमें पानी भर देता है, फिर वह उसे एक मजबूत तार की एक तरफ बांधता है और दूसरी तरफ 2 बैटरियां बांध देता है। ये किसी जगह पर सेट कर देगा और ट्यूब का ढक्कन खुला रहेगा। धीरे धीरे पानी टपकते टपकते ट्यूब हल्की हो जाएगी तो बैटरियों के वजन के कारण वे नीचे उतर जाएंगी और बैटरी व स्टील के खींच के कारण चिंगारी पैदा हो जाएगी। क्योंकि गुब्बारों में पहले से ही प्रोपेन भरा है, इससे तुरंत वहाँ एक धमाका होगा। पर ध्यान रहे, इस प्रोपेन गैस के धमाके से किसी की भी जान को खतरा नहीं होना था। उनका मकसद सिर्फ अफरा तफरी पैदा करना था। उस रात उनकी पार्टी शुरू हो जाती है। सारे कैदी और पुलिस ऑफिसर उसी पार्टी में व्यस्त होते हैं, लेकिन टाइगर, क्रैब और जैंग धमाके का इंतजार कर रहे होते हैं। धीरे धीरे जब ट्यूब पूरी तरह खाली हो जाती है तो बैटरियां और तार आपस में छूकर आग पकड़ लेते हैं और एक एक करके उन गुब्बारों में भरी गैस में आग लग जाती है। बड़े जोर का विस्फोट होता है। इससे वहां मौजूद सारे लोग बहुत डर जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान एक गार्ड देखता है कि टाइगर, क्रैब और जैंग उस भीड़ में नहीं है, तो पुलिस की एक टीम उन्हें ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वे तीनों अपनी सारी चीजें लेकर सुरंग की ओर भागते हैं। सुरंग में आगे बढ़ते हुए जैंग की टांग स्टील से कट जाती है, उसे चोट लगती है और बहुत खून बहने लगता है। अब वह चल भी नहीं पा रहा। तब वे सुरंग के एक किनारे से जेल की किचन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैंग सचमुच चल नहीं पा रहा था। पुलिस उन्हें ढूंढते ढूंढते हर जगह तख्ती कर रही थी। टाइगर कहता है कि अगर यहाँ जैंग को छोड़ देंगे तो वे भाग नहीं पाएंगे, इसलिए वे उसे यहीं छोड़कर निकल जाएं। पर क्रैब कहता है, जैंग मेरा भाई है, चाहे मेरी यहाँ मौत ही क्यों न हो जाए, मैं उसे अकेले खतरे में नहीं छोड़ूंगा। फिर वह जैंग की टांग एक कपड़े से बांध देता है और उसे लेकर वे फिर से सुरंग की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी दीवार मिलती है और उस वक्त जैंग ने अपने साथ जो बम बनाया था वह भी उसके साथ था। जैंग उस बम की मदद से विस्फोट करता है। विस्फोट इतना पावरफुल होता है कि वहां की दीवार पूरी तरह टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। इस दौरान क्रैब को भी कई चोटें आती हैं, फिर भी वे दीवार के बाहर निकलने में सफल होते हैं। सामने विशाल समंदर दिखता है। ठीक उसी समय टाइगर जैंग पर चाकू से हमला करता है। चाकू उसने जेल की किचन से ले लिया था। क्रैब जब जैंग को बचाने आता है तब टाइगर उस पर भी हमला करता है। उसका मकसद था कि दोनों को मारकर सारी सोने की ढेरी अकेले ले जाए। उसने क्रैब और जैंग दोनों को इतना घायल कर दिया कि उनकी हालत बेहद बुरे हो जाती है। एक पल में टाइगर क्रैब को धक्का देकर पानी में गिरा देता है, लेकिन जैंग रस्सी की मदद से क्रैब को पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। टाइगर इस नजारे को देखकर हंसता है। कुछ ही समय बाद क्रैब मौका पाकर टाइगर को भी धक्का देता है और वह पानी में गिर जाता है। उसी समय सोने
से भरी बैग भी पानी में गिर जाती है, लेकिन जैंग बैग की रस्सी पकड़ लेता है। टाइगर समंदर में डूबकर मर जाता है। सोने का बैग बहुत भारी था और जैंग क्रैब को भी रस्सी से पकड़ रहा था, इसलिए वह न तो बैग उठा सकता था और न क्रैब को। जैंग समझ जाता है कि अब उसे एक चीज बचानी है, या तो सोना या क्रैब। क्रैब बार बार जैंग से कहता है कि वह उसे छोड़ दे, क्योंकि जैंग इसके लिए बहुत मेहनत कर चुका है। जैंग इस पर संशय में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसे क्रैब की पुरानी यादें याद आती हैं। कैसे क्रैब ने हर बार उसकी मदद की, उसे छोटे भाई की तरह अपनाया और साथ में कितने अच्छे पल बिताए। जैंग समझ जाता है कि अपने भाई की जान की तुलना में सोने का कोई कीमत नहीं हो सका, इसलिए वह बैग छोड़ देता है और अपने दोस्त क्रैब को मुश्किल से ऊपर उठा लाता है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचते हैं। जैंग और क्रैब पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जैंग से बताता है कि समंदर में गिरी सोने की बैग को बरामद कर लिया गया है और चूंकि यह जैंग की पैतृक संपत्ति है, सभी सोने का मालिक जैंग होगा। विस्फोट के कारण जेल में कई चीजें बर्बाद हो गईं, इसलिए दोनों को उनका नुकसान भरना होगा। पुलिस क्रैब को भी बताता है कि उसकी बेटी की सर्जरी सफल हो गई है और वह पूरी तरह सेफ है, जिससे क्रैब बहुत खुश होता है। ऑफिसर यह भी कहता है कि इस बार का समारोह वे बर्बाद कर चुके हैं, इसलिए अगले साल इसे अच्छे से मनाने की तैयारी करनी होगी। इसका मतलब है कि दोनों की सजा 1 साल बढ़ा दी गई है। इस दौरान सोने की सुरक्षा पुलिस के हाथ में रहेगी। इसके कुछ दिन बाद क्रैब और जैंग वहां भाई की तरह रहते हैं और उस दिन का इंतजार करते हैं जब वे जेल से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे।